नाजरीन, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सायरा ने जिस तरह से अस्मा से बुटीक हथियाई थी, अब अस्मा वही हरबे आजमाते हुए सायरा से अपनी बुटीक वापस लेने वाली है। दूसरी तरफ फरहत और वासिफ के रिश्ते में रामीन की दी हुई रिंग एक दफ़ा फिर दरार पैदा करने की कोशिश तो करेगी, लेकिन वासिफ बहुत समझदारी से इस दफ़ा फरहत और अपने रिश्ते को बचा लेगा और रामीन को भी साफ जवाब दे देगा कि मैं ना तो फरहत के अलावा किसी और के बारे में सोच सकता हूँ और ना ही किसी और को अपना सकता हूँ। वासिफ जब ऑफिस आता है तो उसे एकदम से रामीन की दी हुई रिंग याद आती है और वो याद करने की कोशिश करता है कि उसने वो रिंग कहाँ रखी थी, गाड़ी में रखी थी या ऑफिस में, अगर घर में रखी थी तो कहाँ। फिर उसे यकदम याद आता है कि रिंग तो उसके कोट की जेब में ही रह गई थी। अब तो वो खासा परेशान हो जाता है कि कहीं वो रिंग फरहत ने देख तो नहीं ली, यही वजह तो नहीं कि फरहत बिल्कुल चुप चुप रहने लगी है और उसने रिंग के मुतालिक मुझसे कोई बात भी नहीं की। फरहत कितना हर्ट हुई होगी वो रिंग देखकर, और पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। वो रिंग मुझे अपनी जेब में रखनी ही नहीं चाहिए थी। अब अगर फरहत ने मुझसे पूछ लिया कि वो रिंग किसकी है तो भला मैं उसे क्या जवाब दूंगा। दूसरी तरफ दुकान के केस की पेशी पर जब नसीर कोर्ट जाता है तो वहाँ पर बिलाल बांका भी मौजूद होता है। जज साहब जब कहते हैं कि दूसरी पार्टी की तरफ से कौन मौजूद है तो बिलाल बांका कहता है कि मैं हूं। तो जज साहब पूछते हैं क्या तुम्हारे दुकान में कोई शेयर्स हैं? तो बिलाल बांका कहता है कि नहीं, दुकान तो मेरी फुफ्फो की है। जिस पर जज कहता है कि फिर अपनी फुफ्फो को लेकर आओ ना। बिलाल जब फुफ्फो को जाके बताता है कि पेशी पर आपको ही जाना पड़ेगा तो फुफ्फो कहती है कि मैं तो नहीं जा सकती, तुम्हें पता तो है कि मेरे गिट्टे गोडों में कितना दर्द रहता है। डॉक्टर ने मुझे सख्ती से कंप्लीट रेस्ट की ताकीद की है, इसलिए केस के सिलसिले में तुमसे जो हो सकता है वो तुम कर लो। अब जब नसीर दुकान पे आता है तो वलीद पूछता है कि आज पेशी थी ना, तो उसका क्या बना। तो नसीर वलीद को बताता है कि हमारी शिराकतदार तो दरअसल फुफ्फो हैं और जब तक वो पेशी पर नहीं आएंगी दुकान का कुछ भी नहीं बन सकता। और ये बिलाल बांका तो एवं बिला वजह ही दुकान के लिए भागा फिर रहा है। तो वलीद कहता है इसका मतलब तो ये हुआ कि बिलाल बांका दुकान पर कब्जा करना चाहता है, दरअसल फुफ्फो नहीं। नसीर कहता है लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अगर फुफ्फो ने दुकान पर कब्जा करना होता तो वो पेशी पर खुद आती। तो वलीद कहता है कि इस बिलाल बांके का अब कुछ करना ही पड़ेगा, इसको रास्ते से हटाने के लिए कोई बंदोबस्त करने का सोचें आप। दूसरी तरफ कुरैशी साहब भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद जब घर आते हैं तो शुक्र अदा करते हैं कि अपने घर आ गया, क्योंकि हॉस्पिटल रह के तो मैं अब तंग आ चुका था। समन को अपने बाप की तकलीफ़ देखकर ख़ुद भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसलिए कह ही देती है कि आपने वलीद की जान बचाते बचाते अपना ये हाल कर लिया। लेकिन कुरैशी साहब कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते, शायद ये तकलीफ़ इसी तरह से मेरी किस्मत में लिखी थी। दूसरी तरफ अज़रा ने भी अब कमर कस ली है इस फुफ्फो और सायरा से अपनी चीज़ें वापस लेने के लिए, और प्लानिंग भी पूरी तरह से तैयार कर ली है। सबसे पहले तो वो अस्मा से कहती है कि अस्मा, तुम्हें बुटीक इस तरह से छोड़नी नहीं चाहिए थी, तुम जाओ वापस बुटीक ज्वाइन करो, चाहे तुम्हें सायरा की एम्प्लॉय बन के ही बुटीक में काम क्यों ना करना पड़े। अस्मा कहती है भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं, क्या मैं सायरा के अंडर काम करूँगी। तो अज़रा उसे समझाती है कि फ़िलहाल तुम्हें यही शो कराना है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है और इसके लिए तुम उसकी एम्प्लॉय बनने को भी तैयार हो। जब एक दफ़ा बुटीक में घुस जाओगी तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ चल क्या रहा है, और वैसे भी बुटीक के कागजात वगैरह सायरा ने कहाँ रखे हैं, इसी तरह से तुम बुटीक वापस ले सकती हो। भला घर बैठ के तुम अपनी बुटीक कैसे वापस लोगी। अस्मा को अज़रा की बातें समझ आ जाती हैं, इसलिए वो बुटीक पर जाती है और सायरा से कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे साथ जॉब कर सकती हूँ, मुझे इस वक्त पैसों की बहुत ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे पास जॉब के सिलसिले में आई हूँ। और सायरा तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि एग्ज़िबिशन नज़दीक है और कस्टमर्स को सायरा के डिज़ाइंस ही पसंद नहीं आते। सभी लोग अस्मा के डिज़ाइंस की डिमांड करते हैं, तो वो सोचती है कि ये तो खुद ही चल के आ गई, मिन्नतें भी नहीं करनी पड़ी। इसलिए अस्मा से कहती है कि हाँ हाँ, मैंने तो तुम्हें पहले ही ऑफ़र की थी कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे पैकेज पे काम पे रख सकती हूँ,
तुम कल से ही, बल्कि कल से क्या आज से ही मेरी बुटीक वापस ज्वाइन कर सकती हो। अस्मा भी ये सुन के खुश हो जाती है कि इस तरह से मैं नसीर वगैरह की फाइनेंशियली हेल्प भी कर सकूंगी और बुटीक के कागजात वगैरह इन लोगों ने कहाँ रखे हैं ये मालूमात भी हासिल कर लूंगी। अब नसीर जब घर आता है, अस्मा मौजूद नहीं होती तो वो अजरा भाभी से पूछता है कि आपको पता है कुछ अस्मा कहाँ है, जिस पे अजरा भाभी बताती हैं कि वो तो बुटीक पे गई है। नसीर तो ये सुन के काफ़ी गुस्से में आ जाता है कि भला उसे क्या ज़रूरत थी बुटीक पर जाने की। तो अजरा नसीर को समझाती है कि ज़रूरत थी क्योंकि बुटीक वापस लेनी है तो उसके लिए अस्मा का बुटीक में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। नसीर कहता है पहले हम दुकान का मसला तो हल कर लेते, जिस पे अजरा कहती है कि दुकान का मसला तुम लोगों का है, वो जैसे मर्जी तुम लोग हल करो, बुटीक का मसला हमारा है, इसे हम पे छोड़ दो। उधर अजरा अल्लाह से दुआएं कर रही होती है कि या अल्लाह सायरा के दिल में थोड़ा सा रहम डाल दे, जब अस्मा बुटीक पे वापस काम करने का कहे तो सायरा उसे रख ले। अब अस्मा जब घर आके अजरा को बताती है कि जब मैंने सायरा से बुटीक पे काम करने की बात की तो वो तो बहुत खुश हो गई क्योंकि उसके पास तो इस वक्त कोई डिज़ाइनर नहीं है। तो अजरा कहती है इस तरह से तो हम बहुत आराम से बुटीक वापस ले सकते हैं क्योंकि सारा काम भी तुम्हारा है, डिज़ाइंस भी और कस्टमर्स भी तुम्हारे हैं। दूसरी तरफ फूफो जब देखती है कि सायरा अभी तक घर पे है, बुटीक पे नहीं गई, तो उसे कहती है क्या हुआ, तुमने बुटीक नहीं खोलनी, जिस पे सायरा कहती है कि अस्मा ने खोल ली होगी। अस्मा का नाम सुन के सायरा की माँ को गुस्सा आ जाता है कि ये क्या हमाकत है। तो सायरा हैरत से कहती है क्या मतलब क्या हमाकत, जिस पे उसकी माँ कहती है कि तुमने उसके कारोबार पे, उसकी दुकान पे कब्ज़ा कर रखा है, अब अगर उसे अपने साथ काम पे रखोगी तो ये हमाकत नहीं तो भला और क्या है। तो सायरा अपनी माँ को समझाती है कि जो भी कस्टमर आता है वो अस्मा के ही डिज़ाइंस की डिमांड करता है और इस वक्त मेरे पास कोई डिज़ाइनर मौजूद नहीं है जबकि एग्ज़िबिशन सर पे है। अस्मा को वापस काम पे रखना हमाकत नहीं बल्कि मौके की मुनासबत से हिकमत अमली है और तुम्हें भी कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उसकी दुकान पर कब्ज़ा कर सकती हूँ तो बेफ़िक्र हो जाओ, मैं उसके कदम वापस उस दुकान पे जमने नहीं दूंगी। इस पे फूफो कहती है कि तुम ढूंढती तो कोई ना कोई बेहतर डिज़ाइनर मिल ही जाता, ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है अस्मा को वापस दुकान पे रख कर। तो अस्मा अपनी माँ से कहती है कि तुम्हें इस मामले के बारे में ज़्यादा सोचने की और फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ बहुत सोच समझ के कर रही हूँ। दूसरी तरफ आशी की दोस्त ने अपने सोशल मीडिया पे पर्स की पिक्चर लगाई होती है कि ऐसे पर्स कहाँ से मिल सकते हैं, तो कमेंट में कोई लिख देता है कि ये पर्स दरअसल किस जगह से मिलते हैं। आशी की दोस्त उसे उस जगह के बारे में बताती है जो कि घर से काफ़ी दूर है। अब आशी अपनी उसी दोस्त के साथ ढूंढते ढांढते उस जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचने पे पता चलता है कि ये पर्स तो दरअसल जेल में तैयार होते हैं, कैदियों से ये चीज़ें तैयार करवाई जाती हैं और फिर यहाँ लाके उन्हें बेचा जाता है। यूं आशी को पता चल जाता है कि उसका वालिद दरअसल जेल में है। अब आशी जेल पहुंच जाती है जबकि उसके वालिद को तो नहीं पता कि ये आशी है क्योंकि उसने तो आशी को बहुत छोटे होते देखा होता है। बहरहाल आशी वहां पुलिस ऑफिसर से पूछेगी कि आप बता सकते हैं कि ये पर्स कौन सा कैदी बनाता है। पुलिस वाले पहले तो नहीं बताते लेकिन जब आशी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है तो वो बता देते हैं कि फ़लाँ कैदी ये डिज़ाइंस तैयार करता है। तो आशी पूछते पाछते आखिर अपने बाप तक पहुंच ही जाएगी। अब वो आदमी जब आशी को देखता है तो पूछता है कि बेटा तुम कौन हो और मुझसे मिलने क्यों आई हो, जिस पे आशी वो पर्स उस आदमी को दिखाते हुए पूछेगी कि ये पर्स आपने बनाया है, तो वो कहेगा कि हाँ ये तो मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है, मेरी बेटी का नाम भी आशी है। अब आशी जब बताएगी कि मैं ही हूँ आपकी वो बेटी, तो उस पर वो आदमी बहुत खुश हो जाएगा कि आशी तुम इतनी बड़ी हो गई। अब दोनों बाप बेटी एक दूसरे से मिलके रोते हैं। आशी अपने बाप को यकीन दिलाती है कि मैं आपको यहाँ से जल्द रिहा करवाऊंगी। दूसरी तरफ अस्मा जब घर आती है तो नसीर गुस्से से उसे कहता है कि अस्मा तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी वहाँ बुटीक पर जाने की, उन लोगों ने जो कुछ हमारे साथ किया है तुम उनका दोबारा से सामना कैसे कर सकती हो। तो अस्मा नसीर को बताती है कि मुझे ये अजरा भाभी ने कहा था और पहले भी हमने उनकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अब अजरा भाभी जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है
कि हम बुटीक वापस ले सकते हैं। दूसरी तरफ अज़रा जब फ़रहत को चुप और उदास देखती है तो उसे कहती है कि प्लीज़ फ़रहत, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। आखिर फ़रहत बता ही देती है कि अज़रा भाभी, मैंने गायनाकोलॉजिस्ट को चेक करवाया था और उसने कहा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अज़रा कहती है, तुमने कौन सी गायनाकोलॉजिस्ट को चेक करवाया है? मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है डॉक्टर, हम वहाँ जाएंगे, उसको चेक करवाएंगे। अगर कोई मसला है भी तो वो हमें उसका हल भी बता देगी। अब तो मेडिकल ने बहुत तरक्की कर ली है। अब फ़रहत जब अज़रा भाभी के साथ उस गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाती है तो वो कंप्लीट चेकअप के बाद बताती है कि फ़रहत में तो कोई मसला नहीं, ये तो माँ बन सकती है। फ़रहत तो बहुत खुश होती है और सोचती है कि पता नहीं उस गायनाकोलॉजिस्ट ने ये क्यों कहा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। तो नाजरीन, अज़रा भाभी मैदान में आ गई हैं सबको उनका हक वापस दिलवाने के लिए। आपको ये देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।